तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे अल्कोहलों के भौतिक गुण और उनके रासायनिक गुण। तो सबसे पहले लेते हैं अल्कोहल के भौतिक गुण। अल्कोहलों के भौतिक गुण, सबसे पहले नंबर 1, अल्कोहल प्राकृतिक अणु होते हैं। यानी प्रकृति में पाए जाने वाले, स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाले अणु होते हैं। जो भी सुगंधित चीजें होती हैं उनमें भी अल्कोहल पाया जाता है, यानी उनमें भी हाइड्रोकार्बन के साथ OH समूह पाया जाता है। ये चीज हमें याद रखनी है। देखिए, मेथेनॉल है, एथेनॉल है, प्रोपेनॉल है। इसके अतिरिक्त अगर हम ये देखें, आपने पढ़ा होगा या देखा होगा गुलाब। हाँ, थोड़ी सी नॉलेज के लिए बता देता हूं। गुलाब जो होता है उसमें जो सुगंध होती है वो भी अल्कोहल के कारण ही होती है। गुलाब में सुगंध किसके कारण होती है? अल्कोहल के कारण ही होती है। और उस गुलाब में कार्बन 14 यानी 14 कार्बन वाला अल्कोहल होता है। तो देखिए, एक तो हम ये कह सकते हैं कि अल्कोहल क्या होगा? अल्कोहल एक प्राकृतिक अणु होता है, सबसे पहली बात। नंबर 2, अल्कोहल श्वापक होते हैं। श्वापक, नारकोटिक, मतलब इनका उपयोग नशे के रूप में किया जाता है। किसके रूप में करते हैं? नशे के रूप में करते हैं। हाँ, एक मेथेनॉल जरूर है, CH3OH, जिसका सेवन नहीं किया जा सकता क्योंकि इसकी प्रकृति विषैली होती है। विषैली प्रकृति का होता है। हाँ, ये जरूर है कि ये स्वयं विषैली प्रकृति वाला नहीं होता, परंतु जब इसका सेवन अगर किया जाता है तो सेवन करते समय सेवन करने के बाद जैसे ये शरीर में जाता है तो इसका ऑक्सीकरण होता है। और जब इसका ऑक्सीकरण हो जाता है तो ये बदल जाता है HCHO यानी फॉर्मेल्डिहाइड में। और फॉर्मेल्डिहाइड का फिर इसका ऑक्सीकरण होगा, यानी पुनः जब इसका ऑक्सीकरण होता है तो ये बदल जाता है HCOOH, फॉर्मिक एसिड, यानी फॉर्मिक अम्ल में बदल जाता है। और ये जो फॉर्मिक अम्ल होता है इसी की प्रकृति विषैली होती है। ठीक है। अब देखिए, अगर मेथेनॉल को काम में लिया जाए, यानी इसका जब सेवन किया जाता है तो इससे व्यक्ति अंधा हो जाता है। कम मात्रा में यदि सेवन करेंगे तो व्यक्ति अंधा हो जाता है। अगर अधिक मात्रा में इसका सेवन कर दिया जाता है तो मृत्यु भी हो जाती है। और वो मृत्यु लास्ट में क्या बनने के कारण होती है? फॉर्मिक एसिड बनने के कारण होती है। चलो, ये तो बात हुई मेथेनॉल की। अगर कम मात्रा में इसका उपयोग किया जाए व्यक्ति अंधा हो जाता है, अगर अधिक मात्रा में सेवन किया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। दूसरा लेते हैं हम CH3CH2OH, एथेनॉल। एथेनॉल, हाँ, ये शराब का घटक होता है और वैसे इसको बोला जाता है स्प्रीट।
ठीक है। तो इसका उपयोग शराब के रूप में किया जाता है जो कि नशीला होगा। और ये जो एथेनॉल है ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को शिथिल करने का काम करता है। किसको काम शिथिल करेगा? केंद्रीय तंत्रिका तंत्र यानी सेंट्रल नर्व सिस्टम को क्या करता है? ये रिलैक्स करने का काम करता है। अब जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है उनका उपयोग ट्रैंकुलाइजर के रूप में यानी प्रशांतक के रूप में किया जाता है, प्रशांतक मनोस्थिति को सही करने के लिए। तो ये तो हुआ कि अल्कोहल है उनकी ये प्राकृतिक अणु होते हैं। कैसे होते हैं? ये स्वापक होते हैं। अब चलो इसके देखें कि इनकी भौतिक अवस्था कैसी होगी। तो अल्कोहल, यदि अल्कोहल में कार्बन 1 से लेकर कार्बन 11 तक है, कार्बन 1 से कार्बन 11 तक, यानी मेथेनॉल से लेकर मोनोडेकेनॉल तक के जो अल्कोहल होते हैं वो होते हैं वाष्पशील द्रव। कार्बन 1 से 11 तक के जितने भी अल्कोहल हैं वो क्या होते हैं? वाष्पशील द्रव होते हैं। कार्बन 12 या इससे अधिक, कार्बन N तक ले सकते हैं, ये अल्कोहल मोम के समान, मोम के समान ठोस होते हैं। ये तो आ गई इनकी भौतिक अवस्था। इसके बाद जो मेन इसमें जो क्वेश्चन बनने वाले होते हैं वो 2 जगह से बनते हैं, वो ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट चलो इसी में ले लेते हैं हम। जल में विलेयता, सोल्युबिलिटी इन वाटर। तो जल में विलेयता को अगर देखें तो अल्कोहलों में मुख्य क्रियात्मक समूह पाया जाता है OH समूह, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोक्सिल समूह, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ये जो OH समूह होता है इसी के कारण ये जल में विलय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि इनमें जो OH समूह होता है ये OH समूह जल अणुओं के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर लेता है, यानी हाइड्रोजन बंध बना लेता है। ये हाइड्रोजन बंध बनाने के कारण ही क्या होते हैं? ये जल में विलय होते हैं। अब देखिए कई जगह अपने पास आ जाता है कि कार्बनिक यौगिक हैं वो जल में, अधिकांश कार्बनिक यौगिक जल में अविलय होते हैं। एल्किल हैलाइड थे जल में अविलय थे, लेकिन एल्केन होते हैं जल में अविलय होते हैं, परंतु अल्कोहल जल में विलय होता है। यह भी कार्बनिक यौगिक है परंतु ये जल में विलय होता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से कि चीनी जल में विलय होती है, उसमें और इसमें कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, क्योंकि चीनी में भी कौन से समूह पाए जाते हैं? OH समूह पाए जाते हैं। और यही OH समूह क्या करते हैं? जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं, इसीलिए चीनी जल में घुलती है। तो ये भी कुछ इसी प्रकार से घुलता है कि जैसे मान लीजिए लिए हमने अल्कोहल ROH ऐसे लिख लेते हैं इसको। दूसरा जल अणु इसके पास आता है जिसको हम इस प्रकार से लिख दें HOH हो गया H2O, ROH और लिख लो HOH।
ये अल्कोहल अणु, जल अणु, अल्कोहल अणु, जल अणु, इनके मध्य यहां पर ये बंध बनता है। ये बंध बनता है। इसी बंध को हम कौन सा बंध कहते हैं? हाइड्रोजन बंध, हाइड्रोजन बॉन्ड। इसीलिए अल्कोहल है वो जल में विलय होता है। समझ गए? तो ये अल्कोहल क्या होंगे? जल में विलय होते हैं। जल में विलय क्यों होते हैं? क्योंकि ये जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं। ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो सीधा इसमें ये पूछ लेते हैं कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं क्यों? उत्तर अपना सिंपल सा ही रहेगा कि अल्कोहल जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेते हैं और इस हाइड्रोजन बंध के कारण ही जल में विलय होते हैं। ठीक है, चलो ये तो बात हुई अल्कोहलों की जल में विलेयता की, कि अल्कोहल जल में विलय होते हैं। अब देखिए, क्या सभी अल्कोहल जल में विलय होते हैं या इनके ऊपर कोई दूसरा कारक भी प्रभाव डालता है? जरूर डालेगा। तो दूसरा कारक जो प्रभाव डालता है, जल में विलय होते हैं, किसके कारण विलय हो रहे हैं? वो OH समूह के कारण। OH समूह के कारण तो क्या होती है? इनमें विलेयता होती है। लेकिन ध्यान दीजिए, इसी के अंदर एक दूसरा समूह भी अपने पास होता है, R समूह। R यानी एल्किल समूह। ये जो एल्काइल ग्रुप होगा, ये जल विरोधी होता है। एल्किल समूह क्या होगा? जल विरोधी। OH समूह क्या हो गया? जल स्नेही। OH समूह के कारण जल में विलेयता होगी, लेकिन एल्किल समूह के कारण जल में विलेयता घटेगी। तो यहां पर हमें ध्यान देना है कि जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेंगे, इसका मतलब कौन सा भाग बढ़ रहा है? जल विरोधी भाग। और जब जल विरोधी भाग बढ़ेगा तो जल में विलेयता घटेगी। यही कारण है कि यहाँ पर हम ये देखें कि जैसे CH3 CH2OH, हाँ ये तो ध्यान में रखना है कि कार्बन 4 तक वाले तो पूर्णतः विलय होते ही होते हैं। ब्यूटेनॉल तक अल्कोहल है वो जल में पूर्णतः विलय होते हैं। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ रही है, मतलब एल्किल समूह बढ़ रहा है, एल्किल समूह बढ़ने पर विलेयता घटती है। तो हम ये कह सकते हैं कि जैसे जैसे एल्किल समूह बढ़ेगा, या यूं कह सकते हैं कि कार्बन की संख्या बढ़ेगी, जल में विलेयता में कमी आएगी। ठीक है, चलो एक बात तो ये हुई। अब इसी के अंदर हम ये लेते हैं कि मान लीजिए कि समान कार्बन वाले अल्कोहल हों अपने पास, मतलब समावयवी, तो विलेयता पर क्या प्रभाव होगा? मान लीजिए कि अपने पास एक ये है CH3 CH2 CH2 CH2OH, कौन सा है? ब्यूटेन 1 ऑल। एक चलो हमने ये ले लिया CH3 CH CH2 CH3, यहाँ लगा दिया OH, ये कौन सा हो गया? ब्यूटेन 2 ऑल। एक और लिख लेते हैं CH3 CH3 CH3OH, कौन सा है? 2 मेथिल प्रोपेन 2 ऑल। देखो देखें, ब्यूटेन के क्या है? समावयव है। क्या तीनों की विलेयता समान होगी? नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? उसका कारण देखिए, यहाँ पर एल्किल समूह है, एक ही दिशा में है, OH समूह आ गया, जल में विलेयता को बढ़ाएगा। यहाँ OH समूह है, ये बीच में आ रहा है, बीच में आ रहा है, इधर एल्किल समूह आ गया, इधर भी एल्किल समूह आ गए, ये क्या कर रहे हैं? दोनों ही जल विरोधी हो गए।
क्या करेंगे, विलेयता को कम करेंगे। तीसरा लें तो 3 एल्किल समूह हो गए अपने पास, देखिए 3 एल्किल समूह हो गए, और 3 एल्किल समूह हो गए तो विलेयता और भी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं क्रम ये रहेगा, सबसे अधिक विलेय प्राथमिक अल्कोहल, उससे कम विलेय द्वितीयक अल्कोहल, उससे कम विलेय तृतीयक अल्कोहल। तो देखिए जैसे जैसे शाखाएं बढ़ रही हैं, देखो इसमें कितनी शाखा आ रही है, 1 और 2, इसमें कितनी शाखा आ गई, 3, उसमें शाखा कितनी है, 1। तो हम यहाँ पर इसको ये कह सकते हैं कि जब श्रृंखला बढ़ती है, श्रृंखला देखिए एक सीधी लाइन में है तो क्या बढ़ रही है, श्रृंखला बढ़ रही है, श्रृंखला बढ़ेगी विलेयता बढ़ रही है। लेकिन जैसे जैसे शाखाएं बढ़ती जाती हैं तो विलेयता में कमी आती है, ठीक है। तो ये चीज अपने को याद रखनी है कि शाखाएं बढ़ने पर जल में विलेयता घटती है। छोटा सा कारण देख लेते हैं, हालांकि आपको ये मिलेगा नहीं यहाँ अपनी बुक में। देखिए ये एक एल्किल समूह, एक ये एल्किल समूह, एक ये एल्किल समूह, तीनों एल्किल समूह किसके चारों तरफ यानी किसको घेरे हुए हैं, OH समूह को घेरे हुए हैं। और OH समूह को घेरे हुए होने के कारण आसानी से ये क्या नहीं करेगा, हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा। हाइड्रोजन बंध नहीं बना पाएगा इसका मतलब जल में अविलेय रहेगा, समझ गए। तो ये तो इसकी जल में विलेयता। दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके अंदर आता है जिसमें से क्वेश्चन बन सकता है। तो एक तो ध्यान रखिए क्वेश्चन जो बन सकता है वो किस में बन सकता है कि अल्कोहल जल में विलेय होते हैं, क्यों, इतना ही क्वेश्चन आएगा। अपना छोटा सा उत्तर रहेगा इसमें, अल्कोहल जल में विलेय होते हैं क्योंकि अल्कोहलों में OH समूह होता है जो जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है। बस इतना सा याद रखना है, अल्कोहल में OH समूह होता है जो जल अणु के साथ हाइड्रोजन बंध बना लेता है, ठीक है, नोट कर लेना इसको माइंड में। फिर नेक्स्ट आता है अपने पास अल्कोहलों के क्या ले लें, क्वथनांक। यहां भी क्वेश्चन बनता है क्वथनांक, ये भी ध्यान दीजिए। अल्कोहलों का क्वथनांक समान अणुभार वाले, यानी जितना अल्कोहल का क्या है अणुभार, लगभग उतना ही अणुभार किसका हो, अन्य हाइड्रोकार्बन्स का हो। जैसे एल्केन्स हो, एल्केन्स, एल्किल हैलाइड्स, और भी ले लेते हैं एमीन्स, एल्केन, एल्किल हैलाइड और एमीन। इन सभी से अल्कोहल के क्वथनांक अधिक होते हैं, समझ गए। क्वथनांक का मतलब क्या होता है कि कोई भी द्रव जिस ताप पर उबलता है, सिंपल परिभाषा कर लें तो कोई भी द्रव जिस ताप पर क्या होगा, उबलेगा, वो उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। लेकिन वैसे अगर हम क्वथनांक में देखें तो हम ये कह सकते हैं कि किसी द्रव का वाष्प दाब, किसी द्रव का वाष्प दाब जब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाए, एक वायुमंडलीय दाब या 1.034 बार के बराबर हो जाए, वो उसका क्या होता है, क्वथनांक होता है। तो चलो अब ये देखते हैं कि एल्केन्स, एल्किल हैलाइड और यहाँ तक कि एमीन्स से भी अधिक अल्कोहलों का क्वथनांक होता है। यानी अल्कोहल्स का क्वथनांक सभी से अधिक होगा, RH से भी अधिक होगा, RX से भी अधिक होगा, RnH2 से भी अधिक होगा। अब चलो बात आती है कि इनका क्वथनांक अधिक होने का कारण क्या है। फिर अपने पास उत्तर वही आएगा, हाइड्रोजन बंध। तो देखिए अल्कोहल्स जो होते हैं, उन अल्कोहल्स में देखिए इसको हम अब की बार यूं लिख सकते हैं ROH। हाँ, जल में विलेयता में
एक अल्कोहल अणु लिया था, एक जल अणु, फिर अल्कोहल अणु, फिर जल अणु। यहाँ पर सारे अणु किसके लेने हैं? अल्कोहल के अणु ले लो। R OH R OH R OH। यहाँ भी ये क्या करेंगे? हाइड्रोजन बंध बनाएंगे, जिसको बोलेंगे हम अंतरा अणुक हाइड्रोजन बंध, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, अंतराणुक हाइड्रोजन बंध। ठीक है। तो अल्कोहलों के क्वथनांक अधिक होने का कारण भी क्या होगा? हाइड्रोजन बंध। अब चलो इनमें भी तुलना कर लेते हैं हम कि एक अपने पास प्राथमिक अल्कोहल है, एक द्वितीयक अल्कोहल है और एक तृतीयक अल्कोहल है। इन अल्कोहलों को अगर देखें तो कौन से अल्कोहलों का क्वथनांक अधिक होगा, कौन से अल्कोहलों का क्वथनांक कम होगा, ये निर्भर किस पर करता है? ये भी निर्भर करता है एल्किल समूह पर। ध्यान रखोगे कि अल्कोहल में अंतराणुक हाइड्रोजन बंध तो बन रहा है, लेकिन जैसे जैसे क्या बढ़ेगी? कार्बन श्रृंखला बढ़ जाए, कार्बन श्रृंखला। कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर क्वथनांक बढ़ता है। अब क्यों बढ़ता है? उसका कारण सीधा अपने पास कार्बन श्रृंखला है। हाँ, जल में भी लेता में तो कार्बन श्रृंखला क्या कर रही है? घटाने का काम कर रही है, लेकिन यहाँ पर क्या करेगी? क्वथनांक को बढ़ाने का काम करेगी। और क्वथनांक को बढ़ाने का काम क्यों कर रही है? कि कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर कार्बन श्रृंखला के कारण बनते हैं वैन डर वाल्स बंध। तो कार्बन श्रृंखला बढ़ने पर कौन से बंध प्रबल होंगे? वैन डर वाल्स बंध प्रबल होंगे। और ये वैन डर वाल्स बंध प्रबल होने के कारण क्वथनांक में वृद्धि होती है। लेकिन साथ ही अगर देखें कार्बन श्रृंखला के साथ साथ कार्बन शाखा भी आती है, जैसे कि तृतीयक अल्कोहलों में देखा हमने। अगर शाखाएं बढ़ती हैं तो क्वथनांक घटता है, क्योंकि शाखाएं बढ़ने पर अल्कोहल है वो लगभग कैसी आकृति ग्रहण कर लेगा? गोलाकार। और ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं कि इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल घट जाता है। ठीक है, ये इसका कारण होगा। ओके।